नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय भीम, जय भारत। मैं हूं प्रदीप मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज 7 भारत। आज इस न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से हम जानेंगे सैकड़ों सालों से श्रमण संस्कृति, प्राचीन बौद्ध संस्कृति और मूल निवासी विचारधारा के अनेक महापुरुष भारत में रहने वाले मूल निवासियों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास करते रहे और आजीवन इस कार्य में खुद को समर्पित कर दिए। फिर भी भारत के वह मूल निवासी जाल से क्यों नहीं छूट पा रहे हैं, इसी बात का विश्लेषण करेंगे। इसे ऐसे समझिए कि मनुवाद के गोद में बैठकर मनुवाद का विरोध कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में ब्राह्मणवाद की गोद में बैठकर ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए सफलता नहीं मिल रही है और साल दर साल मूल निवासियों का शोषण उसी प्रकार हो रहा है। बस समय के साथ साथ तरीका बदल जाता है शोषण करने का। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे पूरा मामला आप समझ पाएंगे कि असल में भारत के मूल निवासियों का उत्थान संभव क्यों नहीं हो पाया। चलिए जरा बताइए, मनुवादी का विरोध करने वाले कितने लोग मनुवादी नहीं हैं? मैं फिर से कहना चाहूंगा, मनुवादी का विरोध करने वाले कितने लोग मनुवादी नहीं हैं? या ये कहें, ब्राह्मणवादी का विरोध करने वाले कितने लोग ब्राह्मणवादी नहीं हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर जानने से पूर्व मनुवादी या ब्राह्मणवादी शब्द का सही भावार्थ क्या होगा यह जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक शब्द का सही अर्थ नहीं जानेंगे तब तक उसका विरोध या समर्थन करना बेमानी होगा। तो चलिए, मनुवादी और ब्राह्मणवादी को समझने हेतु इसका समानांतर शब्द लोहियावादी और मार्क्सवादी को लेकर समझते हैं। लोहियावादी उसे कहते हैं जो लोहिया के द्वारा निर्मित मार्ग लोहियावाद के रास्ते पर चलता है, और मार्क्सवादी उसे कहते हैं जो मार्क्स के द्वारा निर्मित मार्ग मार्क्सवाद के रास्ते पर चलता है। अब तो आप लोग लोहियावाद और लोहियावादी, मार्क्सवाद और मार्क्सवादी के उदाहरण से समझ गए होंगे कि मनुवादी या ब्राह्मणवादी के तौर पर किसको चिन्हित करना है। उसी प्रकार मनु नाम का काल्पनिक पात्र ने मनुस्मृति विधान जो बनाया था, उस विधान की व्यवस्था को मनुवाद कहते हैं, और उस विधान पर चलने वाला व्यक्ति, परिवार, समाज को मनुवादी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण जाति वर्ण का उदय होने के बाद से अपने लाभ हेतु जो विधान बनाया था, उस विधान की व्यवस्था को ब्राह्मणवाद कहते हैं, और उस विधान पर चलने वाला व्यक्ति, परिवार, समाज को ब्राह्मणवादी कहते हैं। तो जब भारत के मूल निवासी, भारत के श्रमण बौद्ध जब आज भी उनकी व्यवस्थाओं को मान रहे हैं, उनके तौर तरीके से चल रहे हैं, तो वह भी तो एक प्रकार से मनुवादी हुए, एक प्रकार से ब्राह्मणवादी हुए। जब आप उनकी गोद में बैठेंगे, हमारे यहाँ एक कहावत चलती है, बैठूं तेरे गोद में उखाड़ूं तेरी दाढ़ी। यह कैसे संभव होगा कि जब आप उनकी ही गोद में बैठे रहेंगे तो उनकी दाढ़ी भी उखाड़ लेंगे। मनुवादियों और ब्राह्मणवादियों के बनाए व्यवस्था संस्कार को जब तक आप लात मारकर बाहर नहीं हो जाएंगे, तब तक आप उनकी व्यवस्थाओं में फंसे रहेंगे, और वह आपको जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से बैल की भांति, गधे की भांति आपका इस्तेमाल करते रहेंगे, और आपको एहसास भी नहीं होगा कि आपका इस्तेमाल हो रहा है। आप लोग अपने स्वयं के ऊपर, परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर दृष्टि डालकर अवलोकन कर लें कि आप, आपका परिवार और आपका समाज जन्म से लेकर शादी और मृत्यु तक मनुवाद ब्राह्मणवाद के मार्ग पर चलकर मनुवादी ब्राह्मणवादी है या नहीं है।
जब आप उनके हिसाब से, उनकी व्यवस्थाओं के हिसाब से चलेंगे तो आज ही नहीं, 100 साल बाद ही नहीं, हजारों हजार साल तक आप इनके जाल से मुक्त नहीं हो पाएंगे। अगर आप अपना परिवार और अपना समाज मनुवादी या ब्राह्मणवादी की श्रेणी में हैं, तो फिर निश्चित ही आपका कोई भला नहीं कर सकता। दोषी आप हैं और आप झूठे ही किसी दूसरे को दोषी बनाकर मनुवादियों के गोद में खेल रहे हैं। यह बात भारत देश के भोले भाले श्रमण लोगों को, बौद्ध लोगों को, या यूं कहें भारत के मूल निवासियों को समझ में नहीं आता। एक दो नहीं, सैकड़ों महापुरुष इनको समझाते समझाते मर गए, लेकिन भारत के मूल निवासियों ने जैसे कसम खा रखी है खुद का शोषण करवाने के लिए। क्या शोषण करवाने में इनको मजा आता है, या यह स्वर्ग की लालच में मनुवादियों के गोद में बैठने के लिए आतुर रहते हैं? भारत के मूल निवासियों का उत्थान जब तक यह ब्राह्मणवाद और मनुवाद को लात मारकर घर वापसी नहीं करेंगे और बुद्ध धर्म का पालन नहीं करेंगे, उसके संस्कारों के हिसाब से नहीं चलेंगे, तब तक यह मूल निवासी जाल में फंसे रहेंगे, आज भी और 100 साल बाद भी।